झारखंड बोर्ड क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10 का जो है सो अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और जैसा कि मालूम है आप लोग का कि जो है सो कल का डेट में हिंदी का पेपर है ना। जो बच्चे पेपर जो बच्चे 7 तारीख को एग्जाम देंगे उनका है सो हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ गए हैं। हम लोग जो है सो इससे जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले गद्यांश रहता है ना, इसको पैसेज बोलते हैं। पैसेज हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। हमने आप लोग को कई बार पहले भी गाइड किया है कि पैसेज को पढ़ने में समय नहीं गवाएंगे। पहले क्या करेंगे, पैसेज से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है ना। तो लिखा हुआ है जीवन, फिर लिखा हुआ है ज़िंदगी, फिर जिंदा और हिम्मत। तो हमने क्या बोला कि पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है। बोला है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली है ना क्या होता है। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए सवाल क्या है, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। फिर जनमत शब्द का जनमत शब्द का समास क्या है ना। और अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव है ना का काम है। तो इस तरह का चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सवाल को पढ़ने आते हैं पैसेज में। देखो लिखा हुआ है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है ना। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, ज़िंदगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। इसी प्रकार से ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। हम लोग मेन चीज़ आप देखेंगे जनमत। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सवाल जनमत वाला वर्ड है। जनमत वर्ड कहाँ पे, उस पर हम लोग टारगेट करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया जनमत। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया का असली ताकत होता है। क्या होता है, ताकत। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ताकत है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समय बचाएंगे एग्जाम में। फिर अगला सवाल क्या बोला है, किसी मनुष्य की पहली पहचान। तो पहली पहचान वाला वर्ड को हम लोग ढूंढेंगे। ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए देखिए कहीं पहली पहचान मिल जाए। तो किसी मनुष्य का वर्ड कहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे देखिए मनुष्य की पहली पहचान है ना, यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि वह नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सो उसके बारे में चिंता नहीं करता कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है ना करता। तो क्या नहीं करता, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य की पहली पहचान साहसी मनुष्य। कौन मनुष्य, साहसी मनुष्य है ना। हाँ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा है ना, डी, साहसी। ठीक ना। तो ये चीज़ को मिलाना है। अब देखो जनमत शब्द कौन सा समास का है। देखो जन और मत जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो वह तत्पुरुष समास है ना। समास का एक अलग चैप्टर आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए इसको फिलहाल याद कर लेगा, जनमत जो है तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अगला सवाल है अड़ोस पड़ोस। 1 मिनट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या कैसे जीव का काम है। तो आपका ये जो है सो पैसेज में पहले देखिए अड़ोस पड़ोस वाला वर्ड कहाँ है। देखो यहाँ मिल गया, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना या साधारण जीव का है ना काम है। साधारण कहीं वर्ड है तो ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि पहला हो गया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया हमारा 5 सवाल। अब हम लोग आते हैं अब दे रहा काव्यांश। काव्यांश मतलब कविता से दे रहा है। 5 से 8 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। 5 6 7 8 4 क्वेश्चन इससे पूछेंगे। कहने का मतलब देखो क्या बोल रहा है कि कहानी को सॉरी इस कविता को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 8 सवाल पढ़ेंगे। किसके आने पर है ना भयभीत ना होंगे, सिंह के आने पर, तूफान के आने पर, विघ्नों का दल चढ़ आने पर या फिर रात आने पर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विघ्नों का दल चढ़ाने पर है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर। छठा सवाल जो है क्या लिखा हुआ है कि भारतीय किसकी खातिर ग्रहित कर्म यानी कि निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। शुद्र स्वार्थ के लिए, फिर या फिर भय के लिए, या फिर दीनता के लिए, या फिर भिख के लिए। तो इसमें आपका कविता में ही शुद्र स्वार्थ लिखा हुआ है खातिर हम कहीं है ना न गर्हित कर्म करेंगे। तो इसलिए आप लोग का आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कवि का आशय, कवि का आशा है ना, कवि क्या आशा करता है। भारत है ना बहुत तरक्की करेगा, भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, या फिर भारत में आपसी झगड़े ना होंगे, या फिर भारत में सुख शांति होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे
जो है यहाँ पे पद दलित और हीन नहीं करेंगे, ये है ना, आपका कविता में भी ये चीज़ लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका नहीं लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग वही होगा। यहाँ है तो देखो, दलित हीन हम किसी से नहीं हीन कर होने ना होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 7 का बी। 8वां का भारत माता हमें क्या देती है? घर, स्वर्ग, जीवन और खाने की सुविधा। तो ये जो है ना खाने की सुविधा यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक ना। इस कविता में ये पता चलता है। 9वां सवाल है ये आपका आ गया कि कौन सा क्रिया है। देखो ग्रामर से है, हमने कई बार इसको बताया भी है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें से कौन सा क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो बच्चा पढ़ रहा है तो होता है अकर्मक, है ना, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? पुस्तक पे काम हो रहा है तो सकर्मक, इसमें क्रिया और जो होता है जिसपे कर्म हो रहा है दोनों पता रहेगा तो सकर्मक, है ना। अगला सवाल, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है कौन सा क्रिया पैदा है? सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो ये बच्चा हंस रहा है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। इसमें हंस रहा है तो किस चीज़ के लिए हंस रहा नहीं पता चल रहा, लेकिन हंस रहा है ना। अगर बता बच्चा बंदर देख के हंस रहा है तो बता सकर्मक होता, लेकिन यहाँ कर्मक हो गया क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं पता चल रहा है। चलो अगला सवाल है कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होता है ना। तो ये क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है कि उप है? तो मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक सरल वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि शाम हुई और तारे निकले, यह कौन सा वाक्य है? तो ये आपका है संयुक्त वाक्य, है ना। से कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि ये होता है, तो शाम हुई और तारे निकले, ये होता है आश्रित वाक्य, तारे तभी निकलेंगे जब शाम होगा। तो ये क्या बताया जा रहा है? संयुक्त में बताया जाता है, संयुक्त में ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि आश्रित उपवाक्य होता है। अगला सवाल, हमें अपनी सभ्यता खाली संस्कृति पर गर्व है, तो क्या होगा? और होगा बीच में। हाँ, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? आकाश, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए 1 है। और अगला है, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य, घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, माँ से चला नहीं जाता और प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई है। देखिए चला नहीं जाता, हाँ, तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है ना, कि चला नहीं जाता। अगला सवाल है कि विद्या के लिए आलय जो है इसमें कौन सा समास है? याद रखना, जैसे कि तत्पुरुष समास, ठीक ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए अभी तत्पुरुष समास याद कर लीजिए, विद्या प्लस आलय तत्पुरुष समास, है ना। और वैसे ही रहेगा आपका शौचालय, शौच प्लस आलय तत्पुरुष समास, चाहे वैसे रहेगा पाकशाला, है ना, उस तरह का चीज़ समझ लो। अगला सवाल है या फिर पाठशाला जो भी है। अब फिर से आप लोगों को दे देगा छोटा सा शॉर्ट गद्यांश, मतलब उसको फिर से पढ़ना है, शॉर्ट पैसेज। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा, इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में बोल रहा है कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा पान खाना, या फिर कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, या फिर मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, और पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। तो इसमें है सो पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं लगा, पढ़िएगा तब कोई मिलेगा। आगे देख लीजिएगा आप लोग पैसेज को रोक करके वीडियो। नेक्स्ट सवाल है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? हवलदार साहब, पानवाला और कैप्टन और मास्टर मोतीलाल। तो कैप्टन, है ना, चश्मे वाला को बोलते हैं। खत्म हो गया। अब काव्यांश फिर से दे दिया, उसको पढ़ना है फिर से, कविता के रूप में है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट, समय नहीं है इसलिए। कवि किसे धन्य कह रहा है? शिशु को, माँ को, शिशु और माँ दोनों को, या फिर शिशु और उसकी माँ को बोल सकते हैं, या फिर शिशु की मुस्कान को। तो इसमें जो है ना कवि जो है सो यहाँ पे धन्य बोल रहा है। देखो माँ भी है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसमें बच्चा के बारे में बात किया गया है ना, दंतुरित मुस्कान बच्चे लोग का होता है। शिशु और माँ दोनों को क्या बोला है? धन्य बोला है, ठीक ना। चलो अगला सवाल, माँ बच्चे को क्या कराती रही है? काम, आराम और मधुपर्क या फिर संपर्क? मधुपर्क, है ना। मधुपर्क का होता है मतलब ये प्रेम, है ना, या फिर उसे बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हो कि प्रेम और दुलार, लाड प्यार, वो चीज़ होता है मधुपर्क। अगला सवाल है कि दंतुरित का क्या अर्थ होता है? बिना दांत का, लंबे लंबे दांत का, टेढ़े मेढ़े दांत का। हाँ, बच्चे लोग का दांत नहीं होता है तो बिना दांत का होता है, तो दंतुरित मुस्कान उसको बोलते हैं। बिना दांत का हम लोग हंसता है बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पहला, है ना। अगला सवाल है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो एक कैप्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। अगला सवाल, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे?
तो मंझोले कद, ये रट लेना, मंझोले कद, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? विचार, पात्र, घटना और इनमें सभी। तो इसमें जो है ना, देखो कहानी के लिए सभी जरूरी है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आंसर गलती कर रहा है, 2 लिख रहा है, पात्र लिख रहा है ना। कहानी लेखन के लिए आपको विचार भी करना पड़ेगा, कैसे कहानी लिखा जाए, घटना चाहिए, पात्र चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे कर रहा है 2, तो सभी वाला मार देना, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। चलो अगला बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? सुर, ध्वनि, मंगल ध्वनि और राग। शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहते हैं, क्योंकि ये शादी ब्याह में, है ना, मंगल कार्य में बजाया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल बोला जा रहा है, किसके व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों और तेल की गगरी की तरह किया गया है? उद्धव के द्वारा, है ना। उद्धव का जो है सो ये उद्धव की कृष्ण, उद्धव। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के, शिव जी के और ब्रह्मा के और विष्णु के। हाँ, तो शिव जी का इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, अट नहीं रही है कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन किया गया है? तो आपका है सो ये फागुन है, चैत है, वैशाख है, माघ है, ये हो जाएगा फागुन, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, फसल वस्तुतः किसके सहयोग पर परिणाम है? प्रकृति और नदी के, प्रकृति और मनुष्य के, नदी और सूरज के, मनुष्य और मिट्टी के। नदी और सूरज। जो फसल वस्तुतः जो है ना, ये मनुष्य और मिट्टी के हमको लग रहा है। अच्छा, मनुष्य और प्रकृति, प्रकृति और मनुष्य के, प्रकृति और मनुष्य के, यानी कि प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही ये सहयोग है, ठीक ना। मतलब प्रकृति साथ देगा तभी तो मनुष्य उसको उगाएगा, नहीं तो फिर कहाँ से उगाएगा। माता का अचल पाठ का नायक कौन है? मतलब उसका जो है सो मेन करेक्टर हीरो कौन है? बेजू, पिता, गुरुजी और भोलानाथ। भोलानाथ नायक मतलब हीरो, है ना ये। चलो अगला सवाल है, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जन्नत, स्विट्जरलैंड और वरदान। याद रखिए स्विट्जरलैंड, कटाओ एक जगह का नाम है, इसको स्विट्जरलैंड कहते हैं, इंडिया का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक ना। खत्म हो गया 30 को ऑब्जेक्टिव। अब आएगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहाँ पे जो है सो फिर से आपको दे दिया गया है यहाँ पे गद्यांश, उसको पढ़ करके हमको निकालना है सवाल। ये आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल क्या है कि हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है? या फिर हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, कैसे, है ना। या फिर इसमें से दोनों में से कोई भी तरीके से सवाल दे देगा तो आपको निकालना है इसका आंसर, है ना, इस पैसेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हंसी है ना, लिखा हुआ ना, हंसी भीतरी आनंद का गहरी का बाहरी चिन्ह है, जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने को अच्छा से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ खोजेंगे। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप उसको निकालना नहीं तो फिर यहाँ से पढ़ो। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, अर्थात हमारे मन, प्राण, हृदय आदि में जब आनंद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हृदय प्रसन्न हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो उसका प्रकटीकरण चेहरे पर हंसी के रूप में होता है। हम खिलखिलाकर हंसते हैं अर्थात खुश होते हैं, मतलब उसी का ये मीनिंग लिखा हुआ है कि हम लोग जब खुश होते हैं ना दिल से, तो हमारा वो चेहरा पर झलकता है, ठीक है ना। 31 का सवाल खत्म हो गया, आते हैं 32 नंबर सवाल। देखिए 32 में क्या बोला जा रहा है कि पुराने समय के लोग ने हंसी को महत्व क्यों दिया है? तो इसमें आप पढ़िएगा तो मिल जाएगा, है ना। पुराने समय के लोग हंसी को महत्व क्यों दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है, हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक ना, खोजने में समय लगता है थोड़ा, कहीं ना कहीं होगा, पुराने लोगों के बारे में कहीं लिखा होगा इसमें। देखिए हम बोले थे कि यहाँ पे खोजे मिल जाएगा, तो लिखा हुआ है, पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है, जितना ही अधिक आनंद से हंसोगे उतना ही खुशी, उतना ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी, है ना। इस तरह की बातें हमारे पुराने लोगों ने कहा है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है इस तरीके से बना करके कि पुराने समय के लोगों ने हंसी को स्वास्थ्य के लिए क्या माना है? आवश्यक माना है ना। उन्हें आवश्यक समझकर महत्व दिया है। उनके अनुसार जितना अधिक आप हंसीएगा, आनंद में रहिएगा, आपकी आयु उतना बढ़ेगी। इसलिए पेट फुलाकर हंसने से मन के सारे विकार दूर रहते हैं, मतलब मन में आपको जो चिंता है, दुख है, सब दूर हो जाएगा। और हंसीएगा तो आपका सब चीज़ है सो आपका दुख कष्ट एक पल के लिए भूल जाइएगा, और आपके अंदर जो है सो एक अलग ही एनर्जी पैदा होगा, तो चित्त प्रसन्न हो जाता है और उसका पाचन शक्ति बढ़ती है। कहने का मतलब शरीर में जो भी दोष है खत्म हो जाता है हंसते हैं तो। इसलिए नहीं बोलता है कि ये लाफिंग इज मेडिसिन, मतलब हंसी क्या है, एक तरह का दवा है ना। हंसाओ और हंसो, इससे क्या होता है, लोग खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो वो तरह का टेंशन खत्म हो जाता है, वो चीज़ है। अब हेरिलेक्स, है ना, हेरिक्लेस और
डेमाक्रिट्स के दो उदाहरण से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसमें कहीं आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सो ये दो नाम आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पैसेज में। इसे पैसेज आपका यहाँ से दिया हुआ है, बुक से बाहर का पैसेज है, तो इसीलिए इसको है सो अपने से पढ़ना है। यहाँ वो दो चीज़ का नाम यहाँ कहीं कहीं होगा, है ना। देखो लिखा हुआ है ना कि ये हाँ ये नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ मिल गया। यहाँ बोल रहा है एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों को है ना ये खींचने वाला हेरियक्लेस बहुत कम जिया और प्रसन्न मन डेमाक्रिट्स 109 वर्ष तक जिया। मतलब दो आदमी है। ये हेरियक्लेस जो था ना वो अपना कर्म के कारण जो भी काम किया उसमें पछता पछता के आदमी बहुत कम जिया, जल्दी मर गया। और ये डेमाक्रिट्स जो था वो 109 साल तक जिंदा रहा, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। खुश रहने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा जीते हैं। तो वही इसमें आपको कविता इसमें लेखक आपको मैसेज देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि हंसते रहने वाले प्रसन्नचित व्यक्ति ज़्यादा जीते हैं। हंसने वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा जीते हैं। जिंदगी किसका नाम है, जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। आपको पैसेज मिल जाएगा, खोजिएगा, है ना। अच्छा, हंसी खुशी का नाम जीवन कैसे है। तो विद्वानों का कहना है कि हंसने और खुश रहने से शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है और आयु बढ़ती है। और रोने वालों का जीवन व्यर्थ है ना। हंसी जीवंतता का प्रतीक है, हंसी खुशी का ही नाम जीवन है। मतलब रोने वाला आदमी, दुख रहने वाला आदमी जल्दी मरेगा, और खुशी रहने वाला आदमी, हंसने वाला आदमी जिंदा रहेगा बहुत लंबे समय तक। और वो हंसते खेलते इसका जीवन मतलब हंसी खुशी ही जीवन है, सो कहना है ना। इसका मीनिंग ये है। ये सब बुक से बाहर है, आपको खुद से दिमाग लगा के लिखना है पैसेज को ढूंढ ढूंढ के। डॉक्टर है ना हस्पलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है। देखिए हस्पलैंड के बारे में यहाँ पे हमने देखा था कुछ देर पहले। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, डॉक्टर हस्पलैंड ने अपनी पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है, यह पाचन के लिए इससे अच्छी औषधि और नहीं है। एक रोगी ही नहीं है ना, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है ना। ये चीज़ लिखा था, कौन लिखा था, तो डॉक्टर हास्लैंड है ना, डॉक्टर हस्पलैंड। देखो डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय के संबंध में लिखा है कि हंसी बहुत उत्तम चीज़ है, यह पाचक है, मतलब खाना पचाने को पचा देगा। इससे इसके जैसा औषधि दवा कहीं नहीं दुनिया में। एक रोगी ही नहीं है ना, हंसी के लिए सब एक रोगी के लिए नहीं, सभी के लिए काम की वस्तु है। मतलब इसको रोगी भी हंस सकता है, रोगी को भी हंसाओ, रोगी का रोग दूर हो जाएगा हंसेगा तो, है ना। इस तरह से खुश रहेगा तो क्या होगा कि उसका जल्दी कोई बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। और दुखी से दुखी रहेगा कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, जल्दी ठीक नहीं होगा और बीमार होगा वो। मतलब हंसने से आदमी का दिल खुश होता है तो आदमी का शरीर खुश रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और टेंशन में रहेगा तो चिंता बन जाएगा, दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, आदमी कम उम्र में ही चल बसेगा। अब अगला सवाल है, एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा है। तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे है ना ले जाने से अच्छा है एक हंसोड़ आदमी को ले जाना लाभकारी है। मतलब ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आप कहीं जा रहे हैं ना तो आप 20 को दवाई का लदा हुआ जो होता है ना गद्दा मत ले जाइए। गधे बोल रहा है, मतलब दवाई लदा हुआ गधे को मत ले जाइए। कहने का मतलब जो बोरिंग आदमी मत ले जाइए, एक हंसने वाला आदमी को ले जाइए। वो आपको हंसाते हंसाते चलेगा, आपका सफ़र कट जाएगा और आप खुश भी रहिएगा, है ना। इसका अर्थ यही है जो क्या बोल रहा है, किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे जो हम ले आते हैं, मतलब 10 मतलब हम कहीं जा रहे हैं तो 15-20 आदमी को ले आ रहे हैं और सब बोरिंग आदमी है, सब टेंशन देने वाला आदमी है। उससे बढ़िया है कि एक आदमी को ले जाओ जो आपको हमेशा लोगों को हंसाता हो। वो क्या करेगा, माहौल बना देगा तो फिर मन भी लग जाएगा, है ना। तो हंसोड़े आदमी को ले आना चाहिए, ये लाभकारी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसको कह रहा है। अगला सवाल है, हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह क्यों कहा गया है। तो हंसी को एक शक्तिशाली इंजन की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शोक और दुख की दीवार को ध्वस्त कर देता है। शोक मतलब समझ रहा है, किसी के यहाँ पे कुछ बुरा हो गया, मतलब ये शोक का मतलब होता है दुख का ना। शोक और दुख तो लिख दिया है, इसकी दीवार को क्या करेगा, खत्म कर देगा ये हंसी बहुत ही शक्तिशाली क्या है, इंजन है, ठीक ना। खत्म हो गया। अब आता है आपका बुक वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझना है, बाकी कर लेंगे। बुक वाला क्वेश्चन आराम से समझेंगे। क्या बोल रहा है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन लोग क्या क्यों कहते थे। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। कह रहा है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो चश्मे वाला सेनानी ना होते हुए भी है ना परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगा
कर, है ना, चश्मा बेचने वाला था, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहता था। वह अपनी ओर से नेताजी को, है ना कोई चश्मा अवश्य लगाता रहता था। उसकी इसी भावना को देखकर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे और लोग उसे आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन समझने लगे, है ना। और अंत में अतः लोग उसे कैप्टन कहते थे। सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा फैन था ये, है ना। इसीलिए जब उनकी मूर्ति को कोई चश्मा चढ़ाता था ना, तो लोग उसको कहते थे कैप्टन आ गया, है ना। तो इनको नाम मतलब मिल गया उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के कारण, उनका सेवा के कारण। अगला सवाल है, बिना विचार, घटना और पात्रों, है ना, के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल, इस विचार को आप कहाँ तक समझते हैं? यानी यशपाल जी का ये विचार है, तो क्या आप बिना विचार और बिना घटना बिना पात्र की कहानी लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, है ना, तो नहीं ही होगा। तो ये क्या लिख रहा है, देखो, यशपाल के विचारानुसार बिना घटना बिना पात्र और बिना विचार की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ, उसने कहा, है ना, क्या हुआ उसे कहना, क्या क्या कहना। अतः बिना किसी घटना या पात्र के नई कहानी लिखना संभव नहीं है ना। कि कहानी में कोई विचार, बात या उद्देश्य अवश्य होता है। अतः लेखक के विचार से मैं सहमत हूँ। सही बोला है। और इससे ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में क्या था, सभी था ना, इसलिए आंसर सभी होगा। उसमें मारा था खाली केवल पात्र मारा था, उसने नंबर 2 पात्र मारा था, जब पात्र गलती ना हो जाएगा। तो इसमें कहानी में क्या क्या चाहिए, विचार भी चाहिए, घटना चाहिए और पात्र भी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। नहीं रहेगा तो कहानी पॉसिबल नहीं है लिखना। अगला सवाल है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को क्या किया जाता है? सुनना, डुमराव गांव को जो है ना भारत रत्न मिल चुका है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रसिद्ध शहनाई वादक, मतलब शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? डुमराव में। इसलिए डुमराव के गांव को भारत रत्न की उपाधि मिली है। मतलब भारत रत्न उन्हें उसे मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, है ना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है ना। तो डुमराव गांव के जो है सो बिस्मिल्लाह खान जी के, है ना, लिए यहाँ पे भारत रत्न सम्मान किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ सोन नदी के किनारे, है ना, नरकट पौधे के लिए फेमस है, जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। मतलब उससे जो होते हैं वो उनके वो पौधे के अंश, उसको शहनाई बजाने में काम में लाया जाता है, शहनाई में काम आता है, इसलिए फेमस है ये गाँव। ठीक है ना। अगला सवाल है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? देखो सवाल सब इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है सवाल है। तो देखो क्या बोल रहा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा कल्याण होना चाहिए। इसका आंसर इतना ही है। राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से रक्षा करे, मतलब उसको सुरक्षित रखे, है ना। खत्म कहानी। अगला सवाल देखिए, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, चाहे भिन्न होता है? देखो, फागुन की मस्ती का वर्णन करें। फागुन एक ऐसा मौसम है इसमें क्या होता है कि सौंदर्यकरण, मतलब सुंदर सुंदर जो होता है ना, ये वातावरण का दृश्य देखने को मिलता है। यानी कि फागुन आपका है सो मार्च में आता है, ठीक ना। फागुन कब आता है? मार्च में। फरवरी मार्च में आता है, फरवरी खत्म होते तो मार्च में आ जाएगा। देखो, फागुन का महीना जो होता है ना, वो मादक होता है, मतलब मादक मतलब मन मोहने वाला, और सौंदर्यपूर्ण होता है, यानी कि सुंदर होता है। यह महीना बड़ा ही सुहावना होता है। इस माह में सभी फूल खिल जाते हैं, वृक्ष में नई नई पत्तियां निकल आती है, हवाएं भी अपनी ढंग, है ना, अपने ढंग को सुगंधित कर लेती है, सुव्यवस्थित कर लेती है। इस माह में आकाश हमेशा साफ दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, पक्षी के समूह, है ना, कलरव करते सुनाई देंगे, मतलब पक्षी मतलब चहचहाएंगे। मस्त नज़ारा रहेगा इस सीजन का, इसलिए लोग क्या करता है, फागुन को पसंद करता है। अगला सवाल है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है। बच्चे की मुस्कान क्या होती है? निश्चल होती है और भोली होती है। मतलब छल और निश्चल, वो छल मतलब समझ रहा है, आदमी क्या करेगा, आपको आपके तरक्की से दुखी है लेकिन आपके सामने हंसेगा कि हम खुश हैं, तो वो छल हो गया। लेकिन बच्चे के अंदर निश्चल होता है, वो क्या करेगा, आप खुश, आप आपकी तरक्की हो चाहे कुछ हो, बच्चा हंसते रहेगा, है ना। बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा नादान होते हैं। तो बच्चे की मुस्कान क्या होती है? निश्चल होती है और भोली होती है ना। उसमें कोई छल नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। बच्चों की मुस्कान स्वाभाविक होती है, मतलब उसको खुशी मिलता है तो हंसता है। दूसरी और बड़े की मुस्कान क्या होती है? कुटिल होती है ना, स्वार्थपूर्ण होती है, निश्चल होती है। आप लिख सकते हैं अपने से, वे अपनी मुस्कान को माप तोल करके स्वार्थ के लिए हंसेंगे, स्वार्थ के लिए मत दिखाएंगे, है ना। वे कभी अपनी प्रसन्नता व्यक्ति के सामने, है ना, व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। मतलब आपकी बड़े लोगों की मुस्कान लोक व्यवहार का एक अलग ही होता है, अंग होता है। कहने मतलब वो क्या करेगा, दिखावा के लिए हंसेगा वो, लेकिन उसको अंदर से वो खुशी रह चने अलग चीज़ है। कोई आदमी क्या करता है, आपकी खुशी होने पे हंसेगा, और कोई क्या करेगा कि खुशी होने पे आपको नहीं हंसेगा, लेकिन आपको दिखाएगा कि हम हंस रहे हैं। इस तरह के लोग होते हैं कुटिल, है ना, स्वार्थपूर्ण वाले व्यक्ति होते हैं। तो वो कहने का चीज़ है। बच्चा और बड़ा में बहुत अंतर है, उनके मुस्कान में अंतर है।
अगला सवाल देखना है, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे अपनी साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने की चाह करने लगते हैं, है ना। वह अपने साथियों और हुल्लड़बाजी और शरारतें और मस्ती को देखकर अपनी, है ना, मग्नावस्था में सभी को भूल जाता है। मतलब बच्चे अपने, है ना, मस्ती करने के लिए, शरारत करने के लिए वो सब कुछ भूल जाएगा, रोना खाना सब भूल जाएगा, चल जाएगा खेलने के लिए। वही बोल रहा है कि एक बार भोलानाथ रो रहा होता है लेकिन अपने दोस्तों को देखता है ना तो खुश हो जाता है और भाग जाता है खेलने के लिए, वही यहाँ बोल रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ है, बच्चों में ये चीज़ गुण होता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन, मतलब कभी सादा तो कभी रंग बिरंगा, पताकों का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों को संकेत देता है। तो ये कहानी है उस समय जो ये जितेन नार्गे था ना, जो घूमने गए थे उधर, ये सिक्किम, तब का कहानी है। लेखिका को युमांग, है ना, जाते हुए रास्ते में बहुत सारी क्या हो गई, बौद्ध पताकाएं, मतलब बौद्ध के झंडे दिखाई दिए। लेखिका का गाइड ड्राइवर जितेन था, मतलब जितेन नार्गे, है ना। जितेन नार्गे ने उन्हें बताया कि मैडम, है ना, ये बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं ना, अगर उनकी कोई मृत्यु हो जाएगी तो वे लोग क्या करेंगे, आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताका यानी कि सफ़ेद झंडा फहराएंगे। पताकाएं मतलब क्या होता है, झंडा, है ना। और किसी नए काम के लिए, शुभ काम के लिए रंगीन पताकाएं फहराएंगे, है ना। तो वही है, सफ़ेद का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, और रंगीन का मतलब क्या होता है, रंगीन का मतलब एक कोई ऐसा कोई शुभ कार्यक्रम होना, शुभारंभ होना, कोई कार्यक्रम होना, है ना, शादी ब्याह बर्थडे जो भी मान लो। अच्छा, पान वाला का रेखा चित्र प्रस्तुत करो, सो बोल रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनना। कि पान वाला एक काला सा आदमी था, मोटा सा आदमी था और खुशमिजाज आदमी था, है ना। वह भारी तोंद वाला आदमी था, वह हमेशा मुंह में पान रखता था। किसी से भी बात करता था ना तो उसका पान मुंह से फिक फिक फेंकता था, मतलब उसका मुंह से पान चूते रहता था, है ना। वह जब हंसता था ना तो उसका जो है तोंद हिलता था, मतलब उसका पेट हिलता था, ठीक है। मुंह से पान फीक के छिट्टे निकलते थे हंसता था तो। और वो है सो वह चश्मे वाले और उसकी देशभक्ति को देख करके हमेशा मजाक उड़ाता था। पान वाला चश्मे वाले को देशभक्त नहीं मानता था, ठीक ना। नेताजी को बार बार चश्मा लगाने के कारण वह उसे पागल मानता था। पान वाला को जो है सो चश्मे वाला को पागल बोलता था। वह तो केवल उसका ऊपरी रूप देखकर लंगड़ा इंसान मानता था, लेकिन जो चश्मे वाला था ना उसका अंदर का देशभक्ति कभी भी पान वाला ने नहीं समझा, है ना। सोचा कि पागल आदमी है ना, रोज आता है यहाँ पे चश्मा पहनाने के लिए मूर्ति को, पगला, ऐसे समझ लो। तो पान वाले के बारे में आपको लिख देना है बुराई और क्या क्या चीज़ था उसके अंदर, है ना। ठीक, अगला सवाल है, परशुराम को क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो बोला जा रहा है कि परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। उन्होंने क्या कहा परशुराम जी को कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन कभी भी आप क्रोध नहीं हुए, लेकिन इस विशेष धनुष पर आपकी क्या ममता थी, है ना, जो आप क्रोध हो रहे हैं, ठीक है। पहला तर्क ये था। दूसरा तर्क ये है कि लक्ष्मण कहते हैं कि उनकी नज़र में सभी धनुष एक समान है, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों? आप तो कहते हैं सभी धनुष मेरे लिए एक बराबर है, फिर ये धनुष टूट गया, राम जी ने तोड़ दिया, तो आप इसमें हल्ला क्यों कर रहे हैं? सो बोले वो, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? कुछ नहीं, ऐसे करके वो उनको ताना कस रहे हैं। राम ने तो इस धनुष को छुआ ही था कि टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। तो परशुराम जी को जो है सो लक्ष्मण जी पूरा सबक सिखा रहे हैं इस तरह से बोल के। अगला सवाल है कि माता का आंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय पिता के पास ना जाकर के माँ का शरण लेता है। तो इससे आपकी क्या समझ है बताइए, है ना, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो बोल रहा है यह सही है कि बच्चे यानी कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था, वह अपने पिता के साथ खाता पीता और सोता था, बात सही है। उसके पिता ने उसके लालन पालन में, है ना, बहुत सहयोग किया, लालन पालन में ही सहयोग नहीं दिया अपितु वे अच्छे दोस्त भी थे, उसे खेल के में भी साथ दिए। लेकिन वाला बात यह हो गया कि विपदा के समय बच्चे को लाड प्यार की अपेक्षा, है ना, ममता, सहानुभूति और सुरक्षा भावना जो होती है वो आवश्यकता होती है, जो उसे माँ की गोद में ही मिल सकती थी। बच्चा माँ की गोद में अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करता है वह पिता से के लाड प्यार की छाया में नहीं। मतलब पिताजी लाड प्यार कर रहे हैं लेकिन माँ क्या कर रही है, माँ उसको सहानुभूति दे रही है, माँ उसको ममता दे रही है, माँ उसको हर समय बचा रही है हर चीज़ से। इसलिए बच्चा क्या करता है, पिता से ज़्यादा माँ को सुरक्षित समझता है, इसलिए माँ के आंचल में छू जाता है ना। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता की नहीं। माँ की ममता बच्चे के, है ना, घाव भरने में मरहम का काम करती है। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, दिए गए संकेत बिंदु पर आपको क्या करना है, लिखना है ये निबंध हमारा राज्य झारखंड, ये सवाल आने वाला है, ठीक है।
नहीं तो फिर समय का महत्व या फिर कंप्यूटर, इन तीनों क्वेश्चन पे आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है। ये निबंध है, निबंध का आपको जो है सो कुछ मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रस्तावना दिया रहेगा और इतिहास दिया रहेगा, सीमा और इसका निवासी संसाधन क्या क्या है और उपसंहार कैसे करना है। मतलब जो जो बिंदु दिया है उसी पे लिखना है। अगर हम झारखंड पे लिख रहे हैं तो, है ना, अगर आप लिख रहे हैं समय का महत्व पे, समय का महत्व के बारे में आपको बताना है, समय का सदुपयोग कैसे करें बताना है, उसका लाभ क्या है, फिर विद्यार्थी जीवन में समय का क्या काम है, वो समय का क्या महत्व है वो बताना है, सदुपयोग करने वाले कुछ उदाहरण बताइए कि समय का सही महत्व का उपयोग करने से क्या होगा, हमें निष्कर्ष क्या होगा, सब लिखना है। तो भाई देखो झारखंड के बारे में लिखा हुआ है। झारखंड का आप देख सकते हैं यहाँ पे, झारखंड का पहले यहाँ पे मार दिया हेडलाइन, उसके बाद परिचय दे दिया। परिचय मतलब समझ ना, प्रस्तावना लिख दिया कि हाँ, सुरम पहाड़ियों और वनों से जो है ना हमारा झारखंड राज्य जो है सो प्रकृति का बहुत बड़ा सुंदरता का स्थान है। अपने मन से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की स्वर्णिम है ना भूमि, यहाँ की जो सोने की तरह भूमि जो है सो यहाँ पे है सो फैली हुई है ना, श्यामला रत्नावली और वन संपदा से भरी हुई है ना। और झारखंड के बारे में लिख देना है, इसकी परिघटना छटा अनूठी है, हर और प्रकृति और अनोखी छटा बिखेरती है। इसे समझ में नहीं आता मत लिखो, डायरेक्ट लिख देना क्या है कि हमारा झारखंड हरे भरे जंगल झाड़ियों पेड़ पौधों से भरा हुआ है। हमारे झारखंड का इतिहास में फिर लिख देना कि हाँ, ये 2000 ईस्वी को क्या हुआ, अपना एक 28वां राज्य बन करके आग सामने आया। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से अलग होकर के एक 28वें राज्य के रूप में नया राज्य बना। और उसका लिए सीमा निवासी, मतलब इसके उत्तर बिहार में क्या क्या है, इसके उत्तर में बिहार है, झारखंड के उत्तर में बिहार है, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है ना। और झारखंड में 24 जिले हैं। इसकी सीमा बता रहा है, इसकी राजधानी रांची है। झारखंड में 30 से करीब जनजातियाँ रहती है, जिसमें संथाल, मुंडा और उरांव प्रमुख है, मेन जाति है, ठीक है ना। संसाधन क्या क्या यहाँ पे, देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला लोहा प्रचुर मात्रा में है ना विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधा जो होता है इसका जाल बिछा हुआ है। जमशेदपुर, रांची, ये सब जो है ना औद्योगिक नगर है। तांबा है ना, क्रोमाइट, मैग्नीज, बॉक्साइड यहाँ का जो है सो प्रमुख क्या है, खनिज है, बोल सकते हो। इसी विशेषता बोला था। पर्यटन के लिए ये झारखंड जो है सो अपना अलग ही एक रखा हुआ है ना स्थान। हुंड्रू वाटरफॉल हो गया, दसम हो गया, जोन्हा हो गया, हिरनी हो गया, है ना, आदि जलप्रपात जो है सो यहाँ पे क्या है, घूमने लायक जगह है, मतलब पर्यटन स्थल है ना। इसके अलावा नेतरहाट का पठार हो गया, झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, और नेतरहाट को बोलता भी ये लोग है झारखंड का स्वर्ग, है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बना के ले सकते हैं। और उसके बाद आखिरी स्टेज पे क्या कर रहा है, इसका देखिए विशेषता हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है सो लिख दे रहा है ये खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा, दामोदर है, कोयला है ना, नदी है, सब कुछ लिखना है इसमें जो तो आपको आता है। उसके बाद अंतिम में उपसंहार, उपसंहार मतलब कैसे खत्म करना है इस लेटर को, सो मतलब इस निबंध को कैसे खत्म करना है। सो संसाधनों से भरा हुआ हमारा झारखंड जो है सो त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है, मतलब हमारा झारखंड विकास कर रहा है। और आशा है कि अनुवाद दिन दूर नहीं जब हमारा झारखंड राज्य जो है सो है ना देश में अग्रणी राज्य में गिना जाएगा, मतलब आगे गिना जाएगा। जैसे कैसे बिहार गिना है तो सबसे आगे बिहार है, यूपी है, कितना एक पॉपुलर है, वैसे झारखंड भी पॉपुलर हो जाएगा, सो कहना है। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, और यहाँ का सर्वत्र शांति रहेगा, और समृद्धता और सुशासन का भी साम्राज्य होगा। इस प्रकार से झारखंड के बारे में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे समय का महत्व था, हम पढ़ा रहे नहीं बता रहे हैं। समय का महत्व में क्या किया, जो बिंदु था उस पर लिख रहा है, समय का महत्व बता दिया, फिर समय का सदुपयोग का लाभ बता दिया, जो बिंदु उसी को लिखना है खाली। फिर है सो उसका उदाहरण बता दिया जो बोला था लिखने के लिए। उसके बाद आपका है सो बता दिया क्या, निष्कर्ष, समय का निष्कर्ष खत्म हो गया। निष्कर्ष क्या है कि आजकल समय बहुत जल्दी हम लोग जो है सो ये बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी बात को टाल देते हैं, कल करेंगे ना, कल करेंगे ना, कल करके हम लोग समय पार कर देते हैं, और एक बार पता चलता है कि समय हमारा खत्म हो चुका है। इस समय के बारे में था। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में भी है। कंप्यूटर में जो जो बिंदु दिया था, भूमिका, आधुनिकीकरण, है ना, फिर जो जो चीज़ था सब पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं ये निबंध, है ना। अब 51 नंबर में आते हैं। 51 नंबर में बोल रहा है कि समय का सदुपयोग करते हुए और परिश्रम के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को क्या करना है, पत्र लिखना है। या फिर पत्र और भी देता है, छात्रावास में रहने वाले अपने भाई को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो ये आपका है सो इनफॉर्मल लेटर है, मतलब जो होता है ना अप्रत्यक्ष पत्र, ये होता है फॉर्मल लेटर, मतलब फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर है ये। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, अपने भाई को लिखना है, तो लिख रहा है भाई का नाम पीरे रमेश, शुभाशीष, और दीदी यहाँ एड्रेस देवघर से लिख रहे हैं, 11 फरवरी 2006 को लिख रहे हैं, है ना। यहाँ लिख रहा है, कल ही तुम्हारा उदय है ना
मिला था, मतलब तुम्हारा दोस्त उस उदय जो हमसे मिला था, उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो। मतलब तुम है सो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, है ना। फिर यहाँ क्या लिख रहा है, बहन अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। तो बहन को लिख रहा है, ये तुम भाई को लिख सकते हो। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य में ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करता है वही सफल और भाग्यवान बनता चला जाता है। वह उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ता चला जाता है और बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। विद्यार्थी के लिए समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है, और आशा है इन बातों को ध्यान में रखोगे और स्वर्णिम है ना भविष्य तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है। और शुभकामनाएं के साथ तुम्हारा संदीप, तुम्हारा बड़ा भाई लिख सकते हो संदीप। ऐसे करके तुम है सो लेटर लिखना है। लेटर का देखो बीच में कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से, लेकिन हाँ ये लास्ट का चीज़ और फर्स्ट का चीज़ थोड़ा ध्यान देना है। अगर फॉर्मल लिखोगे अपना भाई बहन को तो उसका नाम लिख देना, यहाँ लिख देना सुभाशीष, छोटा है तो सुभाशीष, है ना, और यहाँ पे पता लिख देना, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा भाई लिख देना, आगे बीच में डाल दो जो तुमको समझाना है अपना भाई को। तो एक लेटर यहाँ पे भी है, अपने विद्यालय में पीने का पानी की समुचित व्यवस्था हेतु आपके जो है सो प्रधानाध्यापक को लेटर लिखना है। तो ये लिख दो, नहीं होगा तो अथवा में देता है ना, अथवा में आपको देगा इस तरह से। ये आपका हो गया फॉर्मल, या फॉर्मल लेटर हो गया। दो क्या लिख रहा है, जैसे स्कूल में कैसे लिखते हैं वही बोला है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक लिख देना, ठीक ना। और आदर्श विद्यालय रांची, यानी कि अपना लिखा है ये, तो अपना लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, कोई भी स्कूल के बारे में लिख सकते हो। अब यहाँ विषय लिख देना, विद्यालय में पीने का पानी समुचित व्यवस्था हेतु। अब महोदय संवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने का समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भोजन अवकाश मतलब टिफिन, है ना, खाने के बाद सामान्य नल के जो होते हैं पानी का सेवन करने से छात्रों को अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, और इससे है ना उसके पठन पाठन पर कुप्रभाव पड़ता है। गर्मियों में तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। ऐसा लिख दिया अपना। उसके बाद क्या लिख रहा है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि जो है सो हमारे लिए शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था कराएं, और इसके लिए मैं आप लोग का आपका आभारी रहूँगा। और आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना, खत्म कहानी, और डेट यहाँ डाल देना। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्र कोई भी आए लिख देंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, विज्ञापन। छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है, उस पर आपको 50 शब्द में विज्ञापन लिखना है। देखो कैसे लिखा हुआ है, विज्ञापन को व्यवहारिक चीज़ नहीं है। क्या तुम क्या लिख दो कि थोड़ा सा अट्रैक्शन लगे। प्रचार कभी देखे हो, दीवार में चिपका रहता है कभी पोस्टर वोस्टर, वैसे क्या लिखा हुआ है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पढ़े चलो बढ़े चलो, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, है ना। चलेगा, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, ऐसे लिख दिया। बच्चे बच्चियां, है ना, को स्कूल भेजिए। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है, और अच्छे नागरिक से बनता है उत्तम देश, और शिक्षा की ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगला विज्ञापन क्या है। ऐसे कोई भी एक विज्ञापन को लिखना है। अगर विज्ञापन दिया हुआ है कि किसी दर्दनाक तेल, हाँ दर्दनाशक तेल है, सॉरी, दर्द को खत्म करने वाला तेल है, उसका बिक्री के लिए आपको क्या करना है, आकर्षक विज्ञापन लिखना है, मतलब ताकि उसको लोग पढ़े और तेल खरीद ले। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अमृता तेल लगाएं दर्द से छुटकारा पाएं। अमृता तेल लीजिए, कंपनी का नाम हर्बल दर्दनाशक तेल। अब लिख दिया पॉइंट बना करके, सर दर्द यह हो चाहे बदन दर्द हो, तुरंत राहत हो जाएगा, है ना। 27 परखी हुई जड़ी बूटियों से बना हुआ है ना। त्वचा के लिए फ़ायदा हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपने नज़दीक की दुकान से ले और आजमाएं, ऐसा लिख दिया। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 50 वर्ड बोला है, 50 वर्ड के अंदर ही कर देगा 2500 वर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग का जो है सो हिंदी का एक ये सेट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जल्दी ही हम सेकंड वीडियो ला रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों जरूर शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है सो समय नहीं है, उन लोगों को भी तैयारी करने का मौका मिल जाए। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम लगातार जो वीडियो लाएँ आप लोग को टाइमली मिल जाए। और बाकी शेयर कर देंगे इनको, इस वीडियो को। और तभी तक के लिए थैंक यू, फिर मुलाकात होगी।